चारों ग्रेट एम्परर सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर लेते हैं। उधर आइस गॉड पैलेस में लौटने के बाद सभी एंसेस्टर्स बाकी एल्डर्स को पूरी घटना बताते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि मिरियाद धर्मा सेक्ट की शक्ति उनकी कल्पना से कहीं अधिक है। सबसे बड़ी बात, एम्प्रेस अब मिरियाद धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर को अपना मास्टर मान चुकी है। कुछ एल्डर्स इस निर्णय से परेशान हो जाते हैं, लेकिन एंसेस्टर्स उन्हें शांत करते हुए कहते हैं बिंगली ने आइस गॉड पैलेस को नहीं छोड़ा है, बल्कि उसके कारण अब आइस गॉड पैलेस और मिरियाद धर्मा सेक्ट के बीच मित्रता का संबंध स्थापित हो चुका है, और यही भविष्य में पूरे नॉर्दर्न डोमेन के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य साबित होगा। आइस गॉड पैलेस में वापस लौटने के बाद दोनों एंसेस्टर्स पूरी सभा को मिरियाद धर्मा सेक्ट की सच्ची ताकत के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि अब बिंगली पूरी तरह सुरक्षित है। उसने अपनी इच्छा से मिरियाद धर्मा सेक्ट के सेक्ट मास्टर को अपना मास्टर स्वीकार किया है। पहले कुछ एल्डर्स इस बात से दुखी हो जाते हैं, लेकिन एंसेस्टर्स उन्हें समझाते हैं कि बिंगली ने आइस गॉड पैलेस को नहीं छोड़ा है, बल्कि अब दोनों सेक्ट्स के बीच एक मजबूत संबंध बन चुका है। इसके बाद आइस गॉड पैलेस के तीनों एंसेस्टर्स लू चैन द्वारा दिए गए 6 इमॉर्टल पीचेस का उपयोग करते हैं। हर पीच उनकी आयु 1000 वर्ष बढ़ा देता है। अब तीनों के पास लगभग 2-2 हजार वर्ष अतिरिक्त समय था। वे निर्णय लेते हैं कि अगले 3000 वर्षों में आइस गॉड पैलेस को और अधिक शक्तिशाली बनाया जाएगा। नए क्वाजी एम्परर तैयार किए जाएंगे और वे स्वयं भी लंबे समय तक क्लोज डोर कल्टीवेशन करेंगे। उधर सेंट्रल प्रोविंस की कई एंशिएंट फैमिलीज भी मिरियाद धर्मा सेक्ट की बढ़ती ताकत से बेचैन होने लगती हैं। उन्हें पता चलता है कि वॉन्फा सेक्ट में अब कुल 9 ग्रेट एम्परर मौजूद हैं। इतनी भयावह शक्ति के सामने कोई भी फैमिली अकेले खड़ी नहीं हो सकती थी, इसलिए वे तय करते हैं कि फिलहाल वॉन्फा सेक्ट से टकराना मूर्खता होगी। कुछ लोग मित्रता की सलाह देते हैं, तो कुछ लोग बाकी एंशिएंट फैमिलीज के साथ मिलकर भविष्य की योजना बनाने का निर्णय लेते हैं। लेकिन सभी एक बात मान लेते हैं, जब तक इमॉर्टल असेंशन पाथ नहीं खुलता तब तक कोई भी वॉन्फा सेक्ट के खिलाफ खुलकर कदम नहीं उठाएगा। उधर मिरियाद धर्मा सेक्ट में डिसाइपल लगातार प्रोडिजी बैटलफील्ड में ट्रेनिंग कर रहे थे। हुआइन और काई बुफान देखते हैं कि उनके सीनियर ब्रदर निंग, टियान और सीनियर सिस्टर म्यू भी बैटलफील्ड में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों उत्सुकता से उनकी लड़ाई देखने लगते हैं। निंग टियान के सामने उसकी ही शक्ति के बराबर एक प्रतिद्वंद्वी प्रकट होता है, लेकिन लड़ाई शुरू होते ही निंग टियान अपनी सुप्रीम फिजिक की शक्ति दिखा देता है। उसका एक पंच ही विरोधी की सबसे शक्तिशाली टेक्निक तोड़ देता है। यहाँ तक कि इनविंसिबल बैटल बॉडी भी उसके सामने टिक नहीं पाता। हुआइन गहरी सांस लेकर कहता है, अब समझ आया कि सेक्ट मास्टर ने सीनियर ब्रदर को डायरेक्ट डिसाइपल क्यों बनाया। दूसरी ओर सीनियर सिस्टर म्यू भी बैटलफील्ड में उतरती है। उसका मुकाबला एक शैडो बॉडी वाले प्रतिद्वंद्वी से होता है। विरोधी पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन म्यू अपना राइनकार्नेशन बॉडी एक्टिवेट कर देती है। 6 विशाल राइनकार्नेशन हेलोज उसके पीछे प्रकट हो जाते हैं। अगले ही पल उसकी टेक्निक राइनकार्नेशन सप्रेसेस इविल पूरे बैटलफील्ड को ढक लेती है। सिर्फ कुछ ही मूव्स में शैडो बॉडी पूरी तरह हार जाता है। सभी डिसाइपल उसकी ताकत देखकर दंग रह जाते हैं। वे पहली बार समझते हैं कि सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट डिसाइपल आखिर इतने खास क्यों हैं। इसी बीच पूरे श्वनहुआंग कॉन्टिनेंट में एक बड़ी खबर फैल जाती है। मिरियाद धर्मा सेक्ट का डिसाइपल रिक्रूटमेंट शुरू होने वाला है। ये सुनते ही हर किंगडम, हर डायनेस्टी, हर सेक्ट और हर कल्टीवेटर में उत्साह फैल जाता है। लाखों नहीं, करोड़ों लोग सेक्रेड हेवन माउंटेन की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही दिनों में वहां इंसानों का समंदर उमड़ पड़ता है। टियानबाओ पवेलियन लगातार फ्लाइंग शिप से लोगों को पहुंचा रहा था। अनुमान लगाया जाता है कि असेसमेंट में भाग लेने और साथ आने वालों की कुल संख्या लगभग 2 अरब तक पहुंच चुकी है। इतनी भीड़ देखकर एल्डर वांगलिन तुरंत सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा देते हैं। लू चैन आदेश देते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति रिक्रूटमेंट के दौरान हंगामा करेगा तो उसे तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, और अगर किसी ने गंभीर अपराध किया तो वहीं मार दिया जाएगा। इसके साथ ही लू चैन एक और आदेश जारी करते हैं। रिक्रूटमेंट के बाद सभी नए डिसाइपल को नियमित रूप से सीक्रेट रियल्म भेजा जाएगा, ताकि उन्हें वास्तविक बैटल एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही टेक्निक हॉल और बाकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज हर महीने 15 दिन तक सभी डिसाइपल के लिए फ्री रहेंगी। पूरा सेक्ट तुरंत तैयारियों में जुट जाता है। आखिरकार रिक्रूटमेंट का दिन आ ही जाता है। अनगिनत प्रतिभाशाली युवक युवतियां पर्वत के नीचे इकट्ठा होते हैं। हर किसी की आंखों में केवल एक ही सपना था, मिरियाद धर्मा सेक्ट का डिसाइपल बनना। कुछ प्रिंसेस, कुछ प्रिंसेसेस, कुछ साधारण किसान और कुछ छोटे किंगडम के प्रतिभाशाली कल्टीवेटर्स भी इस परीक्षा में भाग लेने आए थे। लू चैन स्वयं रिक्रूटमेंट की शुरुआत की घोषणा करते हैं। पूरा मैदान शांत हो जाता है। फिर एल्डर वांगलिन सभी को नियम बताते हैं। मिरियाद धर्मा सेक्ट में प्रवेश के लिए केवल 2 परीक्षाएं होंगी। पहली परीक्षा इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस। इसमें कुल 99 स्टेप्स हैं। जो उम्मीदवार शिखर तक पहुंच जाएगा वो कम से कम सेक्ट का सर्वेंट डिसाइपल बनने योग्य माना जाएगा। दूसरी परीक्षा होगी ग्रेट डाओ कॉल्ड्रन टैलेंट टेस्ट। उम्मीदवार को कॉल्ड्रन पर प्रहार करना होगा। जितनी रिंग्स निकलेंगी उसी के अनुसार उसकी टैलेंट तय होगी। 1 से 9 रिंग्स वाले प्रतिभाशाली इनर सेक्ट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर किसी ने 10 रिंग्स उत्पन्न कर दिए तो वो सीधे सेक्ट मास्टर का पर्सनल डिसाइपल बनने का अधिकारी होगा। इतने सरल नियम सुनकर भीड़ में कई लोग हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है कि ये परीक्षा बहुत आसान होगी, लेकिन असली कठिनाई अभी शुरू भी नहीं हुई थी। जैसे ही पहला समूह इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पर चढ़ना शुरू करता है, सीढ़ियां तुरंत इल्यूजन पैदा कर देती हैं। हर व्यक्ति अपने मन की सबसे गहरी इच्छा और सबसे छिपे हुए विचारों का सामना करने लगता है।
जो लोग गलत इरादे लेकर आए थे वे एक एक करके इल्यूजन में फंसने लगते हैं। एक युवक तो अपने भ्रम में खुद को लिंगशू फीमेल एम्परर से विवाह करते हुए देखने लगता है। वो उसके बारे में अपमानजनक कल्पनाएं करने लगता है, लेकिन अगले ही पल लिंगशू फीमेल एम्परर की एम्परर ऑरा सीधे इल्यूजन के अंदर प्रकट होती है। वो युवक भय से कांप उठता है। उसे तुरंत असेसमेंट से बाहर फेंक दिया जाता है। उसका पूरा परिवार भी शर्म से सिर झुका लेता है। एल्डर वोंगलिन गंभीर स्वर में घोषणा करते हैं, इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस सीधे डाउहार्ट की परीक्षा लेती है। जिसके मन में लालच, छल या बुरे इरादे होंगे वो कभी मिरियड धर्मा सेक्ट में प्रवेश नहीं कर पाएगा। कुछ ही समय में हजारों उम्मीदवार इल्यूजन में असफल होकर बाहर हो जाते हैं। पास रेट 10% से भी कम दिखाई देने लगता है। एल्डर्स एक दूसरे की ओर देखकर समझ जाते हैं इस बार रिक्रूटमेंट पहले से भी कहीं अधिक कठिन होने वाला है। मिरियड धर्मा सेक्ट की रिक्रूटमेंट अब पूरे जोश में चल रही थी। इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस की पहली परीक्षा में करोड़ों लोगों में से केवल कुछ ही उम्मीदवार सफल हो पाए थे। लू चेन दूर से सब कुछ शांत भाव से देख रहे थे। वो हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, इतने लोग आए लेकिन अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला जो मेरा डायरेक्ट डिसाइपल बनने योग्य हो। इसके बाद वो एल्डर शेन से पूछते हैं कि नए डिसाइपल के लिए रोब्स और सेक्ट टोकन्स तैयार हो चुके हैं या नहीं। एल्डर शेन तुरंत जवाब देते हैं, सेक्ट मास्टर जू दाओफेंग पहले ही 2 लाख डिसाइपल रोब्स और सेक्ट टोकन्स तैयार कर चुके हैं। लू चेन संतुष्ट होकर सिर हिलाते हैं। वो आदेश देते हैं कि जैसे ही कोई उम्मीदवार इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पार करे उसे तुरंत टैलेंट टेस्ट के लिए भेज दिया जाए। इतनी बड़ी भीड़ के कारण समय बर्बाद नहीं किया जा सकता था। इसके बाद वो जिम्मेदारियां बांटते हैं। काई बुफान और हुआ एंड टैलेंट टेस्ट संभालेंगे। वोंग टेंग, लिu रुयान और चेन डॉक्शवन नए डिसाइपल का रजिस्ट्रेशन करेंगे। सारी व्यवस्था पूरी तरह व्यवस्थित कर दी जाती है। उधर इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस पर एक साधारण कपड़े पहना हुआ युवक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। बाकी उम्मीदवार अभी 20 या 30 स्टेप्स पर ही थे, लेकिन वो सीधे 60 से ऊपर पहुंच चुका था। भीड़ हैरानी से उसे देखने लगती है। कोई नहीं जानता था कि वो किस परिवार से आया है। उसके कपड़े देखकर लगता था कि वो किसी गरीब परिवार का साधारण युवक है, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति असाधारण थी। जब वो 67वें स्टेप पर पहुंचता है तो अचानक उसका शरीर कांपने लगता है। ऐसा लगता था जैसे हजारों पहाड़ उसके कंधों पर रख दिए गए हों। अब परीक्षा बदल चुकी थी। पहले 66 स्टेप्स मन की परीक्षा थे, लेकिन आखिरी 33 स्टेप्स केवल इच्छा शक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा थे। भीड़ में मौजूद कई अनुभवी कल्टीवेटर तुरंत समझ जाते हैं कि इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस की असली कठिनाई यहीं से शुरू होती है। अगर किसी का डाउहार्ट जरा भी डगमगा गया तो वो तुरंत बाहर हो जाएगा। इसी बीच जोंगझो की कई प्रसिद्ध एंशिएंट फैमिलीज के यंग जीनियसेस भी आगे आते हैं। शाओ फैमिली, नैलन फैमिली, सीमा फैमिली और हुआंगफू फैमिली के उत्तराधिकारी भी स्टेयरकेस पर चढ़ना शुरू कर देते हैं। वे सभी अपने टैलेंट पर बेहद घमंड कर रहे थे। उन्हें विश्वास था कि यह परीक्षा उनके लिए बिल्कुल आसान होगी। लेकिन कुछ ही समय बाद कई लोग इल्यूजन में फंस कर नीचे गिर जाते हैं। कुछ ग्रेविटी टेस्ट सहन नहीं कर पाते और कुछ बीच रास्ते में ही हार मान लेते हैं। उनका घमंड वहीं टूट जाता है। उसी समय एक रहस्यमयी युवती अचानक सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वो बिना किसी कठिनाई के तेजी से ऊपर बढ़ती जाती है। इल्यूजन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, ग्रेविटी भी उसे रोक नहीं पाती। लिंगशू फीमेल एम्परर दूर से उसे देखते ही मुस्कुरा देती हैं। वो तुरंत पहचान लेती हैं कि इस लड़की के पास दुर्लभ 9 ऑरिफिस एक्सक्विजिट हार्ट है। वो मन ही मन फैसला कर लेती हैं कि अगर ये लड़की परीक्षा पास कर गई तो वो उसे अपनी डायरेक्ट डिसाइपल बनाएंगी। कुछ ही देर बाद वो साधारण कपड़े पहना हुआ सॉर्ड बॉक्स लेकर चलने वाला युवक आखिरकार सबसे पहले स्टेयरकेस की चोटी पर पहुंच जाता है। वेंजियन पीक के सॉर्ड एम्परर उसे देखते ही खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं, इस लड़के के पास कोई विशेष फिजिक नहीं है, लेकिन इसका सॉर्ड हार्ट पूरी तरह निर्मल है। उधर दूसरी ओर नैलन फैमिली का प्रतिभाशाली युवक इल्यूजन में हार जाता है। वो गुस्से से एल्डर वोंगलिन से दोबारा परीक्षा देने की मांग करता है, लेकिन वोंगलिन साफ शब्दों में मना कर देते हैं। मिरियड धर्मा सेक्ट का नियम था, हर व्यक्ति को केवल एक ही मौका मिलेगा। जो असफल हो गया उसे तुरंत वापस लौटना होगा। नैलन शू अपमानित होकर वहां से चला जाता है। इसके बाद पहला बैच सेक्ट के अंदर टैलेंट टेस्ट के लिए पहुंचता है। जैसे ही वे सेक्ट के अंदर प्रवेश करते हैं सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ फैली स्पिरिचुअल शी, विशाल पीक्स, इमॉर्टल जैसी बिल्डिंग्स और स्वर्ग जैसी सुंदरता देखकर सभी पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। कई उम्मीदवार कहते हैं कि उनके एंसेस्टर्स की कल्टीवेशन केव भी यहाँ के किसी कोने के बराबर नहीं होगी। उन्हें रास्ते में पूरे सेक्ट का परिचय दिया जाता है। सबसे पहले वे वॉन्फा पीक देखते हैं, जहाँ सेक्ट मास्टर लू चेन और उनके डायरेक्ट डिसाइपल रहते हैं। इसके बाद उन्हें बाकी 8 पीक्स के बारे में बताया जाता है। हर पीक का अपना ग्रेट एम्परर पीक मास्टर था। कोई सॉर्ड डाउ सिखाता था, कोई एल्केमी, कोई फॉर्मेशन, तो कोई बॉडी रिफाइनमेंट। ये सुनकर सभी उम्मीदवार उत्साह से भर उठते हैं। कई लड़कियां लिंगशू पीक में जाना चाहती थीं, कुछ सॉर्ड डाउ सीखने के लिए वेंजियन पीक का सपना देख रही थीं और कुछ एल्केमी पीक में प्रवेश करना चाहती थीं। आखिरकार सभी उम्मीदवार टैलेंट टेस्ट ग्राउंड पर पहुंचते हैं। यहाँ उनका स्वागत कोर डिसाइपल काई बुफान और हुआ एन करते हैं। सबसे पहले सभी अपना नाम दर्ज कराते हैं, फिर एक एक करके ग्रेट डाउ कॉल्ड्रन पर प्रहार करना शुरू करते हैं। पहला उम्मीदवार था शाओजान। उसके प्रहार से कॉल्ड्रन में लगातार 7 रिंग्स गूंजती हैं। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। 7 रिंग्स का मतलब था कि वो सीधे इनर सेक्ट में प्रवेश करेगा। काई बुफान मुस्कुराकर उसे इनर डिसाइपल घोषित कर देते हैं। लेकिन उसके बाद आने वाले अधिकांश उम्मीदवार केवल सर्वेंट या आउटर डिसाइपल बनने लायक टैलेंट दिखा पाते हैं। काई बुफान मजाक करते हुए कहते हैं, मैंने सोचा था इस बार सभी बहुत प्रतिभाशाली होंगे, लेकिन लगता है पहला लड़का ही सबसे खास था। इसके बाद सिमानान भी टैलेंट टेस्ट पास कर लेता है। लेकिन असली उत्साह तब शुरू होता है जब सबसे पहले स्टेयरकेस पार करने वाला साधारण युवक आगे आता है। उसका नाम था चेन पिंगएन।
वो ग्रेट डाउ कॉल्ड्रन के सामने शांत होकर खड़ा होता है। एक ही पंच में कॉल्ड्रन जोर से गूंज उठता है। लगातार 7 रिंग्स सुनाई देती हैं। भीड़ तालियां बजाने लगती है। लेकिन वेंजियन पीक के सॉर्ड एम्परर की नजर कहीं और थी। वो चेन पिंगान के शरीर को देखकर मुस्कुराते हैं। वे बताते हैं कि उसके पास कोई सॉर्ड फिजिक नहीं है, लेकिन उससे भी दुर्लभ चीज मौजूद है, इनेट सॉर्ड हार्ट फाउंडेशन। सॉर्ड एम्परर छिंगरुओ को समझाते हैं कि सॉर्ड हार्ट का मतलब केवल सॉर्ड चलाना नहीं होता, बल्कि ऐसा मन जो स्वयं सॉर्ड बन जाए। वो आगे सॉर्ड डाओ के 4 महान स्तर समझाते हैं। पहला, सीइंग द सॉर्ड, जहां कल्टीवेटर केवल सॉर्ड चलाना सीखता है। दूसरा, अंडरस्टैंडिंग द सॉर्ड, जहां वो समझता है कि असली शक्ति सॉर्ड में नहीं बल्कि उसे चलाने वाले के मन में होती है। तीसरा, ट्राइंग द सॉर्ड, जहां सॉर्ड इंटेंट स्वयं कल्टीवेटर की इच्छा बन जाती है। और अंतिम स्तर, नो सॉर्ड इन द हार्ट, जहां पूरी दुनिया की हर वस्तु सॉर्ड बन सकती है। हर चीज से सॉर्ड इंटेंट निकाला जा सकता है। चेन पिंगन ध्यान से ये शिक्षा सुनता है। वो सम्मानपूर्वक सॉर्ड एम्परर को प्रणाम करता है। उसी समय एक और उम्मीदवार ग्रेट डाउ कॉल्ड्रन पर प्रहार करता है। पहले 7 रिंग सुनाई देती हैं, लेकिन अचानक कॉल्ड्रन दोबारा गूंजने लगता है। पूरा मैदान हैरानी से उसकी ओर देखने लगता है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस बार कोई असाधारण प्रतिभा सामने आने वाली है। टैलेंट टेस्ट अभी भी पूरे जोश के साथ जारी था। सबसे पहले चेन पिंगान का परिणाम घोषित किया गया। उसे आधिकारिक रूप से मिरियड धर्मा सेक्ट का इनर डिसाइपल बना दिया गया। इसके तुरंत बाद सभी की नजर उस रहस्यमयी लड़की पर गई जिसने स्पिरिट इल्यूजन लैडर सबसे तेज गति से पार की थी। उसका नाम था येजी। भीड़ में लोग अनुमान लगाने लगे कि ग्रेट डाउ कॉल्ड्रन उसके टैलेंट पर कितनी बार गूंजेगा, लेकिन जैसे ही उसने टैलेंट टेस्ट पूरा किया, वो भी सीधे इनर डिसाइपल घोषित कर दी गई। लू चेन दूर से ये सब देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। वो महसूस करते हैं कि इस बार रिक्रूटमेंट में सचमुच कई असाधारण प्रतिभाएं सामने आई हैं। इसके बाद लू चेन, गुचेन और लिंगशु फीमेल एम्परर को आदेश देते हैं कि अगले कुछ दिनों तक वे रिक्रूटमेंट की पूरी व्यवस्था संभालें। अब वो स्वयं वहां नहीं आएंगे। दोनों तुरंत ये जिम्मेदारी स्वीकार कर लेते हैं। इसी दौरान लिंगशु फीमेल एम्परर की नजर भीड़ में मौजूद एक और विशेष प्रतिभा पर पड़ती है। उसके पास था डबल प्यूपिल्स। इतना दुर्लभ फिजिक देखकर सभी ग्रेट एम्परर मन ही मन चाहते हैं कि यह प्रतिभा उनके पीक में आए। उधर टैलेंट टेस्ट समाप्त होने के बाद कई नए डिसाइपल आपस में बातें करने लगते हैं। कुछ लोग 5 रिंग्स मिलने पर भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि दूसरे सेक्ट में यही टैलेंट उन्हें कोर डिसाइपल बना देता। लेकिन दूसरे डिसाइपल उन्हें समझाते हैं कि ये कोई साधारण सेक्ट नहीं बल्कि मिरियड धर्मा सेक्ट है। यहाँ का आउटर डिसाइपल भी बाहर के कई सेक्रेड लैंड्स के कोर डिसाइपल से अधिक शक्तिशाली होता है। सब लोग तय करते हैं कि अब मेहनत करके भविष्य में ग्रैंड कॉम्पिटिशन के माध्यम से इनर सेक्ट और 8 पीक्स में प्रवेश करेंगे। पहले दिन की रिक्रूटमेंट समाप्त होने पर एल्डर वांगलिन घोषणा करते हैं कि रिक्रूटमेंट पूरे 7 दिन चलेगी। जो लोग आज परीक्षा नहीं दे पाए वे अगले दिन फिर आ सकते हैं, और जो सफल हो चुके हैं अगर अपने परिवार को सूचना देना चाहते हैं तो उन्हें केवल 1 दिन की अनुमति मिलेगी। उसके बाद सभी को समय पर वापस लौटना होगा। इसी दौरान चेन पिंगान और येजी अपने सीनियर ब्रदर से पूछते हैं कि 8 पीक्स की रिक्रूटमेंट कब शुरू होगी। उन्हें बताया जाता है कि मुख्य रिक्रूटमेंट समाप्त होने के बाद हर पीक अपना डिसाइपल स्वयं चुनेगा। ये सुनकर दोनों और भी उत्साहित हो जाते हैं। दूसरे दिन फिर लाखों उम्मीदवार स्पिरिट इल्यूजन लैडर पर चढ़ना शुरू करते हैं। उधर वानफा पीक पर निंग चिंगचुआन रोज की तरह उस रहस्यमयी बीस्ट एग का इंतजार कर रही थी। वो कई दिनों से उसकी देखभाल कर रही थी। अचानक एग हिलना शुरू करता है। कुछ ही क्षणों में उसमें दरार पड़ती है और उसके अंदर से एक बेहद प्यारा लाल रंग का छोटा पक्षी बाहर निकल आता है। निंग चिंगचुआन खुशी से उसे गोद में उठा लेती है, लेकिन अगले ही पल सब लोग उसके शरीर से निकल रही भयानक ऑरा महसूस करते हैं। सिस्टम तुरंत उसकी जानकारी दिखाता है। उस छोटे से पक्षी की कल्टीवेशन पीक सेक्रेड किंग रियल्म थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वो जन्म लेते ही बोल भी सकता था। निंग चिंगचुआन पहले उसका नाम लिटिल रेड रखना चाहती है, लेकिन छोटा पक्षी तुरंत विरोध कर देता है। फिर लिटिल फायर, रॉन्ग रॉन्ग और कई नाम सुझाए जाते हैं, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आता। आखिरकार लू चेन मुस्कुराकर कहते हैं, आज से तुम्हारा नाम जिंग श्याओ होगा। छोटा फीनिक्स ये नाम सुनते ही खुश हो जाता है। वो तुरंत इस नाम को स्वीकार कर लेता है। सिस्टम भी उसकी असली पहचान बता देता है। ये कोई साधारण बीस्ट नहीं बल्कि एक डिवाइन बीस्ट फीनिक्स था, और उसकी ब्लड लाइन बेहद प्राचीन और रहस्यमयी थी। जन्म लेते ही फीनिक्स की एक जोरदार पुकार पूरे मिरियड धर्मा सेक्ट में गूंज उठती है। सेक्ट के बाहर तक लोग वो आवाज सुन लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि शायद कोई डिवाइन ट्रेजर प्रकट हुआ है, लेकिन लिंगशु फीमेल एम्परर तुरंत सभी को शांत कर देती हैं। वो आदेश देती हैं कि कोई भी अपना टैलेंट टेस्ट बीच में न छोड़े। रिक्रूटमेंट पहले की तरह जारी रहती है। उधर जिंग श्याओ जल्दी ही सेक्ट के बाकी स्पिरिचुअल बीस्ट से भी मिल जाता है। वो शाओ हाओ के साथ खेलना शुरू कर देता है। निंग चिंगचुआन दोनों को लेकर सेक्ट के स्पिरिट फ्रूट गार्डन पहुंचती हैं। वहां एल्डर जियांग दाओ उनका स्वागत करते हैं। वो निंग चिंगचुआन को देखकर हंसते हुए कहते हैं, आज मुझे याद करके आई हो या फिर मेरे गार्डन के स्पिरिट फ्रूट्स को? निंग चिंगचुआन मुस्कुराकर जवाब देती है, दोनों को। एल्डर जियांग दाओ हंस पड़ते हैं और उन्हें पूरे गार्डन से मनचाहे स्पिरिट फ्रूट्स खाने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन जैसे ही उनकी नजर जिंग श्याओ पर पड़ती है, उनका चेहरा गंभीर हो जाता है। वो तुरंत महसूस कर लेते हैं कि ये छोटा सा पक्षी वास्तव में पीक सेक्रेड किंग रियल्म की कल्टीवेशन रखता है। इतना ही नहीं, उसकी ब्लड लाइन ऑरा इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण डिवाइन बीस्ट भी उसके सामने कुछ नहीं थे। तभी एल्डर जियांग दाओ समझ जाते हैं कि कुछ देर पहले पूरे सेक्ट में गूंजी रहस्यमयी फीनिक्स क्राई
इसी छोटे डिवाइन बीस्ट की थी। स्पिरिट बीस्ट फीनिक्स जिंगशाओ के जन्म के बाद पूरे मिरियाद धर्मा सेक्ट का माहौल पहले से भी अधिक जीवंत हो गया था। निंग चिंगचुआन प्यार से जिंगशाओ को स्पिरिट फ्रूट गार्डन लेकर जाती है। वहां पहुंचते ही वो उसे तरह तरह के स्पिरिट फ्रूट्स खिलाने लगती है। सबसे पहले वो उसे श्वानलिंग फ्रूट देती है। जिंगशाओ पहले तो उसे साधारण फल समझकर मना कर देता है, लेकिन निंग चिंगचुआन के जिद करने पर वो एक कौर खा लेता है। अगले ही पल उसकी आंखें चमक उठती हैं। सिर्फ एक फल खाने से उसकी कल्टीवेशन सीधे 10 साल बढ़ जाती है। वो तुरंत और फल खाने की जिद करने लगता है, लेकिन निंग चिंगचुआन समझाती है कि श्वानलिंग फ्रूट का असर केवल पहली बार ही सबसे अधिक होता है। इसके बाद वो उसे सोल स्पिरिट फ्रूट दिखाती है। ये सोल पावर बढ़ाने वाला दुर्लभ फल था। फिर वो ड्रैगन स्केल फ्रूट की ओर इशारा करती है, जिससे शरीर और ब्लड शी मजबूत होती है। उसी समय जिंगशाओ देखता है कि शाओहाओ आराम से एक अलग फल खा रहा है। वो पूछता है कि ये कौन सा फल है। निंग चिंगचुआन मुस्कुराकर बताती है, ये इमॉर्टल पीच है। इसे खाने से 1000 साल की आयु बढ़ जाती है। इतना सुनते ही जिंगशाओ की आंखें चमक उठती हैं। अब वो पूरे गार्डन के सभी स्पिरिट फ्रूट्स खाने की योजना बनाने लगता है। इसी बीच एल्डर वैंगलिन लू चेन के सामने रिक्रूटमेंट की पूरी रिपोर्ट लेकर पहुंचते हैं। वो सम्मानपूर्वक बताते हैं कि 7 दिनों की रिक्रूटमेंट पूरी हो चुकी है। इस बार कुल 1,18,000 सर्वेंट डिसाइपल्स, 96,000 आउटर डिसाइपल्स और 2,800 इनर डिसाइपल्स भर्ती किए गए हैं। यानी कुल 2,16,800 नए डिसाइपल अब मिरियत धर्मा सेक्ट का हिस्सा बन चुके थे। लू चेन इस परिणाम से संतुष्ट हो जाते हैं। वो आदेश देते हैं कि सभी नए डिसाइपल को व्यवस्थित करने के बाद अगले दिन से 8 पीक्स अपनी अपनी रिक्रूटमेंट शुरू करें। अब सेक्ट में प्रतिभाशाली लोगों की कोई कमी नहीं रहने वाली थी। उधर 8 पीक्स के सभी पीक मास्टर्स भी अपने पसंदीदा डिसाइपल चुनने की तैयारी कर रहे थे। बॉडी डोमिनेंस पीक के ग्रेट एम्परर बताते हैं कि काई बुफान पहले ही उनका निमंत्रण स्वीकार कर चुका है। वो आगे वांग टेंग को भी अपना डिसाइपल बनाने का निर्णय लेते हैं। दोनों की प्रतिभा उनके पीक के लिए सबसे उपयुक्त थी। दूसरी ओर श्वानफू पीक के पीक मास्टर खुश थे कि हुआएन भी उनके पीक में आने को तैयार हो गया है। बाकी पीक मास्टर्स भी लिu रुयान, बाई युवे, जो लिंगयुए और अन्य प्रतिभाशाली डिसाइपल से संपर्क कर चुके थे। लगभग सभी ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन सभी नए डिसाइपल को सेक्ट ग्राउंड में इकट्ठा किया जाता है। एल्डर वैंगलिन सबसे पहले उन्हें सेक्ट टोकन्स और कल्टीवेशन रिसोर्सेज बांटना शुरू करते हैं। हर डिसाइपल को एक विशेष सेक्ट टोकन दिया जाता है, जिसमें उसकी स्पिरिचुअल ऑरा दर्ज होने के बाद वही उसकी पहचान बन जाएगी। इसके साथ सभी को एक स्टोरेज रिंग भी दी जाती है। उसके अंदर 2 सेक्ट रोब्स और 1000 टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स रखी थी। इतने अधिक स्पिरिट स्टोन्स देखकर सभी नए डिसाइपल हैरान रह जाते हैं। कई लोग कहते हैं कि उनके पूरे परिवार ने आज तक इतने स्पिरिट स्टोन्स कभी नहीं देखे, लेकिन असली आश्चर्य अभी बाकी था। सर्वेंट और आउटर डिसाइपल को सीधे अर्थ ग्रेड कल्टीवेशन टेक्निक दी जाती है। सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। बाहर के कई बड़े सेक्ट में अर्थ ग्रेड टेक्निक केवल एल्डर्स को मिलती थी, लेकिन वानफा सेक्ट उन्हें साधारण डिसाइपल को भी मुफ्त में दे रहा था। जब इनर डिसाइपल अपनी टेक्निक के बारे में पूछते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनकी टेक्निक सीधे वानफा हॉल में दी जाएंगी और वे उससे भी अधिक शक्तिशाली होंगी। इसके बाद एल्डर वॉन्गलिन पूरे सेक्ट के नियम समझाते हैं। पहला, अपने मास्टर और एल्डर्स का सम्मान करना। दूसरा, कभी भी फेलो डिसाइपल को नुकसान न पहुंचाना। तीसरा, सेक्ट की रक्षा करना। चौथा, डीमन कल्टीवेटर्स के साथ कभी भी संबंध न रखना। पांचवा, सेक्ट के सभी नियमों का पालन करना। छठा, हर टास्क पूरी निष्ठा से पूरा करना। वो स्पष्ट कहते हैं, जब तक तुम नियमों का पालन करोगे, मिरियट धर्मा सेक्ट तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। सभी नए डिसाइपल एक साथ प्रण लेते हैं कि वे जीवन भर सेक्ट के नियमों का पालन करेंगे। उधर पूरे शुआनहुआंग कॉन्टिनेंट में इस रिक्रूटमेंट की चर्चा होने लगती है। लोग बताते हैं कि इस बार केवल फैंटम स्टेयरकेस ही लगभग 200 मिलियन लोगों को बाहर कर चुकी थी। जो भी डिसाइपल वानफा सेक्ट में प्रवेश कर पाए, वे वास्तव में कॉन्टिनेंट के सबसे बड़े प्रतिभाशाली कल्टीवेटर थे। इसी कारण कई एंशिएंट फैमिलीज और सेक्रेड लैंड्स अपने जासूस वानफा सेक्ट में भेजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी सारी योजना पहले ही चरण में विफल हो जाती है। इल्यूजरी स्पिरिट स्टेयरकेस उनके मन की हर छिपी हुई बात उजागर कर देती है, जिसके कारण कोई भी स्पाई सेक्ट में प्रवेश नहीं कर पाता। हर फैमिली को अंत में यही स्वीकार करना पड़ता है कि मिरियाट धर्मा सेक्ट की सुरक्षा व्यवस्था उनकी कल्पना से भी कहीं अधिक मजबूत है। उधर अगले दिन 8 पीक्स की रिक्रूटमेंट आधिकारिक रूप से शुरू हो जाती है। हर पीक की परीक्षा अलग अलग थी। वेंजियान पीक केवल सॉर्ड हार्ट और सॉर्ड इंटेंट की परीक्षा लेता था। लाइडाओ पीक साहस और ब्लेड इंटेंट को परखता था। बॉडी डोमिनेंस पीक केवल शरीर और इच्छा शक्ति की परीक्षा लेता था। श्वानफू पीक मूवमेंट टेक्निक और स्पीड देखता था। एल्केमी पीक में हर्ब नॉलेज और एल्केमी टैलेंट की परीक्षा होती थी। हर पीक केवल अपने डाओ के अनुसार सबसे योग्य डिसाइपल चुन रहा था, लेकिन कुछ असाधारण प्रतिभाओं को किसी परीक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। पीक मास्टर्स स्वयं उन्हें डायरेक्ट डिसाइपल घोषित कर देते हैं। सू छिंगरुओ, लिन श्वेन, सू चंगजो और चेन पिंगन सीधे पीक मास्टर्स के पर्सनल डिसाइपल बन जाते हैं। उन्हें पीक के सीनियर डिसाइपल का दर्जा दिया जाता है और पीक की सबसे अच्छी कल्टीवेशन केव भी उन्हीं के लिए निर्धारित कर दी जाती है। इसी समय सिस्टम अचानक लू चैन के सामने प्रकट होता है। डिंग! सेक्ट रिक्रूटमेंट मिशन कंप्लीटेड। मिशन पूरा होने पर लू चैन को एक नया सेक्ट गिफ्ट पैक मिलता है। सिस्टम उसे खोलते ही कई बड़े रिवॉर्ड्स देता है। 100 कल्टीवेशन पिल्स, जो सेंट रियल्म से नीचे के किसी भी कल्टीवेटर को बिना किसी साइड इफेक्ट के पूरा एक मेजर रियल्म बढ़ा सकती थी। इसके अलावा एक डिवाइन बीस्ट हॉल, एक कल्टीवेशन बूस्ट कार्ड, 5 नई टॉप ग्रेड स्पिरिट वाइन्स और 500 एकड़ इमॉर्टल स्पिरिट फील्ड्स, जहां स्पिरिचुअल हर्ब्स सामान्य स्थानों की तुलना में 10 गुना तेजी से उग सकते थे। इतने सारे रिवॉर्ड्स मिलने के
बाद भी लू चेन हल्की मुस्कान के साथ सिस्टम से कहते हैं, बस इतना ही। सिस्टम तुरंत जवाब देता है, होस्ट, इस बार के रिवॉर्ड्स पहले ही बेहद उदार हैं। माउंटेन रिक्रूटमेंट सफलतापूर्वक समाप्त होने के बाद मिरियाद धर्मा सेक्ट की ताकत पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी थी, लेकिन लू चेन अभी भी सिस्टम के नए रिवॉर्ड्स को देखकर पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। वो सिस्टम से कहते हैं, इतने बड़े मिशन के बाद सिर्फ इतना ही रिवॉर्ड? सिस्टम तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब देता है, होस्ट, आप स्पिरिचुअल फील्ड की असली कीमत समझ नहीं रहे हैं। वो समझाता है कि इस स्पिरिचुअल फील्ड में साधारण मिट्टी नहीं बल्कि दुर्लभ इमॉर्टल सॉइल मौजूद है। इस मिट्टी में उगने वाली स्पिरिचुअल हर्ब्स सामान्य हर्ब्स से कई गुना अधिक शक्तिशाली होंगी। इतना ही नहीं, उनकी ग्रोथ स्पीड भी 10 गुना तेज होगी। इसके बाद सिस्टम लू चेन को एक और महत्वपूर्ण बात बताता है, अब सेक्ट में 2 लाख से भी अधिक नए डिसाइपल आ चुके हैं। भविष्य में जब सभी कल्टीवेशन शुरू करेंगे तो स्पिरिचुअल छी की खपत भी कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा सेक्ट के अधिकांश एल्डर्स पहले ही सेंट किंग रियल्म तक पहुंच चुके हैं। पहले बुलाए गए ग्रेट सेंट्स भी अब लगातार ब्रेक थ्रू करते हुए क्वाजी एम्परर रियल्म में पहुंच रहे हैं, और लॉ केव हेवन की सहायता से कई क्वाजी एम्परर भी जल्द ग्रेट एम्परर बनने वाले हैं। ये सुनकर लू चेन समझ जाते हैं कि भविष्य के लिए अतिरिक्त स्पिरिट वाइन्स वास्तव में आवश्यक हैं। वो तुरंत आदेश देते हैं, नई स्पिरिचुअल फील्ड को स्पिरिट फ्रूट गार्डन के पास स्थापित किया जाए। साथ ही 5 टॉप ग्रेड स्पिरिट वाइन्स भी पूरे सेक्ट के नीचे उचित स्थानों पर स्थापित कर दी जाएं। सिस्टम कुछ ही क्षणों में सभी रिवॉर्ड्स को सेक्ट के अंदर स्थापित कर देता है। इसके बाद लू चेन डिवाइन बीस्ट हॉल को भी निंग यून के केव ड्वेलिंग के पास बनवा देते हैं। अब शाओ हाओ, जिंग शाओ और बाकी डिवाइन बीस्ट के रहने के लिए अलग स्थान तैयार हो चुका था। इसके बाद लू चेन सबसे महत्वपूर्ण रिवॉर्ड इस्तेमाल करते हैं, कल्टीवेशन एनहांसमेंट कार्ड। सिस्टम की शक्ति उनके शरीर में समा जाती है। इस बार किसी तरह का दर्द नहीं होता, बल्कि बेहद शांत और कोमल स्पिरिचुअल एनर्जी उनके पूरे शरीर में फैल जाती है। कुछ ही क्षणों में उनकी कल्टीवेशन फिर एक बार बढ़ जाती है। सिस्टम घोषणा करता है, कांग्रेचुलेशंस होस्ट, यू हैव सक्सेसफुली ब्रोकन थ्रू टू हाफ इमॉर्टल सेकंड लेयर। इतनी तेजी से हुई इस ब्रेक थ्रू को महसूस करके सेक्ट के कई ग्रेट एम्परर भी हैरान रह जाते हैं। उन्हें स्पष्ट महसूस हो जाता है कि सेक्ट मास्टर पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। इसके बाद लू चेन रॉक्सी को बुलाते हैं। वो उसे 6 विशेष कल्टीवेशन पिल्स सौंपते हैं। ये पिल्स बिना किसी साइड इफेक्ट के सेंट रियल्म से नीचे के कल्टीवेटर को सीधे एक पूरा मेजर रियल्म बढ़ा सकती थी। लू चेन आदेश देते हैं कि काई बुफान सहित 6 कोर डिसाइपल को यह रिवॉर्ड दिया जाए, क्योंकि रिक्रूटमेंट के दौरान उन्होंने बहुत मेहनत की थी। रॉक्सी सम्मानपूर्वक आदेश स्वीकार कर तुरंत वहां से चली जाती है। जब बाकी कोर डिसाइपल ये पिल देखते हैं तो वे पूरी तरह अवाक रह जाते हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ऐसी पिल का नाम भी नहीं सुना था जो बिना किसी नुकसान के पूरा मेजर रियल्म बढ़ा दे। उधर लू चेन अपने सभी पर्सनल डिसाइपल को वॉन्फा पीक पर बुलाते हैं। कुछ ही देर में निंग टियन, म्यू चिंगचेंग, बिंगली, यिंग टियन, निंग यूं और बाकी सभी वहां पहुंच जाते हैं। लू चेन सबसे पहले सभी को विशेष जेड पेंडेंट्स देते हैं। वो बताते हैं कि ये साधारण जेड नहीं है, इनकी मदद से कल्टीवेशन स्पीड बढ़ेगी, सोल की रक्षा होगी, और अगर कोई डिसाइपल कभी खतरे में पड़ा तो लू चेन तुरंत उसकी लोकेशन महसूस कर लेंगे। सभी डिसाइपल खुशी खुशी जेड पेंडेंट स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन निंग यून तुरंत शिकायत करने लगती है। वो शाओ हाओ और जिंग शाओ की ओर इशारा करके पूछती है, मास्टर, इन्हें जेड पेंडेंट क्यों नहीं मिला? लू चेन हंसते हुए कहते हैं, जिंग शाओ के शरीर में एंशिएंट फीनिक्स ब्लड लाइन है, और शाओ हाओ की ब्लड लाइन इतनी रहस्यमयी है कि अभी तक सिस्टम भी उसे पूरी तरह नहीं पहचान पाया। उन्हें किसी जेड पेंडेंट की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद लू चेन सभी डायरेक्ट डिसाइपल को वही विशेष कल्टीवेशन पिल भी देते हैं, लेकिन साथ ही चेतावनी देते हैं, इसे तुरंत मत खाना, सबसे अच्छा समय होगा हेवनली किंग रियल्म के पीक पर पहुंचने के बाद। तब ये पिल सीधे उन्हें सेंट रियल्म तक पहुंचा सकती है। लेकिन निंग यून हमेशा की तरह अधीर थी। वो बिना कुछ सोचे तुरंत पिल खा लेती है। अगले ही पल उसकी कल्टीवेशन एक्सप्लोजन की तरह बढ़ने लगती है। कुछ ही क्षणों में वो सीधे ट्रू पर्सन रियल में ब्रेक थ्रू कर जाती है। सब लोग हैरानी से उसे देखने लगते हैं। लू चेन केवल मुस्कुराकर सिर हिलाते हैं। उन्हें पहले से पता था कि निंग यून इतनी जल्दी इंतजार नहीं कर पाएगी। इसी दौरान सभी की नजर छिंगचेंग पर पड़ती है। अब जाकर कई लोगों को पता चलता है कि उसके पास बेहद दुर्लभ डबल प्यूपिल्स हैं। ये देखकर बाकी डिसाइपल और भी अधिक प्रभावित हो जाते हैं। इसके बाद लू चेन अगली ट्रेनिंग की घोषणा करते हैं। मिरियड धर्मा सेक्ट के पास अपना एक विशेष सीक्रेट रियल्म था। फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट से लेकर ट्रू पर्सन रियल्म तक के सभी डिसाइपल वहां जाकर वास्तविक बैटल एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते थे। पहले बैच की जिम्मेदारी निंग टियन और म्यू चिंगचेंग को दी जाती है। लू चेन साफ आदेश देते हैं, जब तक कोई डिसाइपल मरने की स्थिति में न पहुंच जाए तब तक सीनियर डिसाइपल उसकी मदद नहीं करेंगे। कल्टीवेशन का असली रास्ता केवल लाइफ एंड डेथ बैटल से ही समझा जा सकता है। कुछ दिनों बाद बिंग ली और यूनजी भी अलग अलग टीम्स का नेतृत्व करेंगे। ये सुनकर निंग यून फिर शिकायत करने लगती है। वो कहती है, मास्टर, मैं सेक्ट की सीनियर सिस्टर हूं, मुझे टीम लीड करने का मौका क्यों नहीं मिला? बाकी डिसाइपल उसकी बात सुनकर हंस पड़ते हैं। उन्हें अच्छी तरह पता था कि निंग यून ट्रेनिंग से ज्यादा सीक्रेट रियल्म में घूमने और खाने पीने में रुचि रखती है। लेकिन लू चेन आखिरकार मुस्कुराकर उसकी बात मान लेते हैं। वो घोषणा करते हैं, 3 दिन बाद दूसरी टीम की लीडर निंग यून होगी। ये सुनते ही निंग यून खुशी से उछल पड़ती है। 3 दिन बाद सैकड़ों नए डिसाइपल एल्डर वोंगलिन के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। म्यू चिंगचेंग सभी को अंतिम निर्देश देती है, सीक्रेट रियल्म बेहद खतरनाक है, कोई भी डिसाइपल अकेले कहीं नहीं जाएगा। अगर जान का खतरा महसूस हो तो तुरंत कम्युनिकेशन जेड तालिस्मन तोड़ देना। इसके बाद सभी लोग विशाल सीक्रेट रियल्म के अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर पहुंचते ही हर कोई उसकी विशालता देखकर दंग रह जाता है। लेकिन कुछ ही देर बाद एक वाइल्ड बीस्ट उन पर हमला कर देता है। सभी डिसाइपल मिलकर उसे आसानी से मार देते हैं। म्यू चिंगचेंग कहती है, यही असली कल्टीवेशन है,
अब सभी 30-30 लोगों की टीम बनाकर अलग अलग दिशा में जाएंगे, लेकिन कोई भी सीक्रेट रियल्म के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश नहीं करेगा। कुछ समय तक सब कुछ सामान्य रहता है। तभी अचानक एक टीम के सामने ट्रू पर्सन रियल्म का 7th रैंक वेनमस स्कॉर्पियन किंग आ जाता है। साधारण डिसाइपल उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाते। कई लोग घायल हो जाते हैं। आखिरकार वे मजबूर होकर अपना कम्युनिकेशन जेड तालिस्मन तोड़ देते हैं। अगले ही पल आसमान से एक भयानक शक्ति उतरती है। स्कॉर्पियन किंग वहीं स्थिर हो जाता है। फिर एक ही टेक्निक में उसका अंत हो जाता है। सभी डिसाइपल की जान बच जाती है। म्यू छिंगचेंग शांत स्वर में उन्हें समझाती है, अगली बार बिना सोचे समझे आगे मत बढ़ना। सब लोग शर्मिंदा होकर सिर झुका लेते हैं। कुछ समय बाद सभी टीम्स दोबारा इकट्ठा होती हैं। अब वे सीक्रेट रियल्म के अंदर और गहराई में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनके सामने अचानक एक प्राचीन एंशिएंट किलिंग फॉर्मेशन सक्रिय हो जाती है। अनगिनत रून्स आसमान में चमकने लगते हैं। पूरी टीम फॉर्मेशन के अंदर फांस जाती है। कुछ डिसाइपल के सिर में भयानक दर्द शुरू हो जाता है और उनकी आंखों के सामने की दुनिया धीरे धीरे बदलने लगती है। एक नई और कहीं अधिक खतरनाक परीक्षा अब उनका इंतजार कर रही थी। एंशिएंट किलिंग फॉर्मेशन को पार करने के बाद सभी डिसाइपल ने राहत की सांस ली, लेकिन उनकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। फॉर्मेशन टूटते ही हर डिसाइपल के सामने अजीब अजीब भ्रम दिखाई देने लगे। कुछ लोगों को अपने साथी ही भयानक मॉन्स्टर नजर आने लगे। वे लगभग एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे। तभी म्यू छिंगचेंग जोर से चिल्लाती है, सभी लोग एक जगह इकट्ठा हो जाओ। तुरंत सेक्ट की कोर कल्टीवेशन टेक्निक चलाओ और अपने मन को स्थिर रखो। ये फॉर्मेशन हमारी आत्मा पर हमला कर रहा है। सब लोग उसकी बात मानते हैं, लेकिन भ्रम इतना शक्तिशाली था कि कई डिसाइपल अभी भी अपने होश खो रहे थे। तभी चिंगचेंग अपनी डबल प्यूपिल्स की शक्ति सक्रिय करती है। उसकी आंखों से दिव्य प्रकाश निकलता है। वो एक ही वार में पूरी इल्यूजन फॉर्मेशन को तोड़ देती है। जिस एंशिएंट फॉर्मेशन ने सभी को निराश कर दिया था, वो कुछ ही क्षणों में पूरी तरह नष्ट हो जाती है। बाकी डिसाइपल ये देखकर दंग रह जाते हैं। कुछ लोग धीरे से पूछते हैं, क्या सीनियर सिस्टर सचमुच लेजेंडरी डबल प्यूपिल की मालिक हैं? तब एक सीनियर डिसाइपल प्राचीन ग्रंथों का उल्लेख करते हुए बताता है, डबल प्यूपिल को अनडिफीटेड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसके सामने समान रियल्म का कोई कल्टिवेटर टिक नहीं सकता। एक नजर से वो जीवन और मृत्यु का फैसला कर सकती है। ये दुनिया की सबसे भयावह प्रतिभाओं में से एक मानी जाती है। इसके बाद सभी और अधिक सावधानी से सीक्रेट रियल्म के सबसे अंदरूनी हिस्से की ओर बढ़ते हैं। रास्ते भर जहरीले दलदल, खूंखार डीमन और भयानक किलिंग ऑरा उनका रास्ता रोकते रहते हैं। लगातार लड़ाई के कारण अधिकांश डिसाइपल की स्पिरिचुअल एनर्जी आधी से भी कम रह जाती है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, मौत की गंध और भी गहरी होती जाती है। अचानक उनके सामने एक बेहद शक्तिशाली डीमन बीस्ट प्रकट होता है। उसकी ऑरा इतनी भारी थी कि कई डिसाइपल वहीं कांपने लगते हैं। चिंगचेंग तुरंत समझ जाती है, ये सामान्य मॉन्स्टर नहीं बल्कि ट्रू ह्यूमन रियल्म का ग्रेट डीमन है। वो तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश देती है। लेकिन तभी लिन शुएंग आगे बढ़ जाती है। कुछ डिसाइपल घबराकर कहते हैं, सीनियर सिस्टर चिंगचेंग से मदद मांग लेते हैं, लेकिन लिन शुएंग सिर हिलाकर मना कर देती है। वो कहती है, अगर हर बार हम सीनियर सिस्टर पर ही निर्भर रहेंगे तो सीक्रेट रियल्म में आने का क्या मतलब? असली कल्टीवेशन मौत के सामने खड़े होकर ही होती है। इतना कहकर वो अकेले उस डीमन बीस्ट का सामना करती है। ग्रेट डीमन केवल अपनी ऑरा से ही सभी डिसाइपल को जमीन पर दबा देता है। कई लोग हिल तक नहीं पाते, लेकिन लिन शुएंग पीछे नहीं हटती। वो लगातार सॉर्ड टेक्निक चलाती रहती है। शुरुआत में उसकी सारी सॉर्ड शीट डीमन बीस्ट के सामने बेअसर साबित होती है। एक ही हमला उसे गंभीर रूप से घायल कर देता है। सबको लगता है कि अब उसकी हार निश्चित है, लेकिन ठीक उसी समय जीवन और मृत्यु के बीच उसके अंदर अचानक एनलाइटनमेंट आ जाता है। उसकी सॉर्ड इंटेंट पूरी तरह बदल जाती है। वो उसी बैटल के बीच ब्रेक थ्रू कर लेती है। अब उसकी शक्ति पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। वो अपनी नई टेक्निक 9 स्पिरिट कमांड सॉर्ड का प्रयोग करती है। आसमान में अनगिनत स्पिरिचुअल सॉर्ड्स प्रकट हो जाती हैं। एक ही अटैक में पूरा क्षेत्र सॉर्ड इंटेंट से भर जाता है। कुछ ही क्षण बाद ट्रू ह्यूमन रियल्म का ग्रेट डीमन वहीं ढेर हो जाता है। सभी डिसाइपल खुशी से चिल्ला उठते हैं। अब हर किसी को समझ आ चुका था कि सॉर्ड एम्परर का डायरेक्ट डिसाइपल आखिर क्यों इतना प्रसिद्ध है। लेकिन चिंगचेंग सभी को तुरंत शांत रहने को कहती है। वो समझाती है, इतनी बड़ी लड़ाई की आवाज सुनकर और भी शक्तिशाली डीमन बीस्ट्स यहां आ सकते हैं। सभी तुरंत बैठकर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करने लगते हैं। उधर चिंगचेंग मन ही मन खुश होती है। लिन शुएंग ने लाइफ एंड डेथ बैटल के दौरान अपनी 9 स्पिरिट सॉर्ड बॉडी की असली क्षमता जगा दी थी। ये सीक्रेट रियल्म की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। लेकिन तभी निंग यून अपना पेट पकड़कर बोलती है, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ आसपास खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। लेकिन अगले ही पल पूरी धरती कांपने लगती है। एक ऐसी ऑरा प्रकट होती है कि सभी डिसाइपल की आत्मा तक कांप उठती है। कई लोग डर के मारे हिल भी नहीं पाते। उनके सामने एक विशालकाय काला ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर दिखाई देता है। चिंगचेंग तुरंत पहचान लेती है, ये असली ड्रैगन नहीं बल्कि प्राइमोर्डियल इंक फ्लड ड्रैगन है और उसकी कल्टीवेशन हाफ स्टेप हेवनली किंग रियल्म तक पहुंच चुकी थी। ऐसे मॉन्स्टर का सामना करना उनके लिए लगभग असंभव था। वो तुरंत सभी को पीछे हटने का आदेश देती है। लेकिन निंग यून उस विशाल फ्लड ड्रैगन को देखकर बिल्कुल अलग बात कहती है। वो खुशी से बोलती है, इतना बड़ा सांप, इसका मांस तो बहुत स्वादिष्ट होगा। हम सब मिलकर बहुत दिनों तक ड्रैगन मीट खा सकते हैं। उसकी बात सुनकर फ्लड ड्रैगन आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से से दहाड़ता है, तुम इंसानों की हिम्मत कैसे हुई मुझे खाना समझने की? लेकिन निंग यून बिल्कुल भी नहीं डरती। वो चिंगचेंग से कहती है, सीनियर सिस्टर आप आराम करो, इस बड़े सांप को मैं संभालती हूँ। बाद में सबसे बड़ा ड्रैगन मीट का टुकड़ा आपको दूंगी। फ्लड ड्रैगन क्रोध में हमला कर देता है। उसी समय चिंगचेंग अपनी सबसे शक्तिशाली टेक्निक सक्रिय करती है, रीइंकार्नेशन प्यूपिल एक्टिवेट।
उसकी डबल प्यूपिल से निकलने वाली शक्ति पूरे क्षेत्र को ढक लेती है। कुछ ही क्षणों में हाफ स्टेप हेवनली किंग रियम का प्राइमोर्डियल इंक फ्लड ड्रैगन पूरी तरह पराजित हो जाता है। इतनी बड़ी जीत देखकर सभी डिसाइपल खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन निंग यून की खुशी की वजह कुछ और थी। वो बार बार ड्रैगन के शरीर की तरफ देखकर कहती रहती है, इतना सारा ड्रैगन मीट, अब तो बहुत दिनों तक दावत चलेगी। बाकी डिसाइपल हंसते हुए बीस्ट कॉर्प्सेस इकट्ठा करने लगते हैं। उन्हें पता था कि इन सभी हाई रैंक बीस्ट मटेरियल्स को मिशन हॉल में जमा करने पर उन्हें बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। सीक्रेट रियम की ये यात्रा उनकी उम्मीद से कहीं अधिक सफल रही थी। कुछ समय बाद पूरा दल सुरक्षित सेक्ट लौट आता है। एल्डर वोंगलिन सभी को देखकर संतुष्ट हो जाते हैं। म्यू चिंगचेंग रिपोर्ट देती है, इस बार सीक्रेट रियम ट्रेनिंग में एक भी डिसाइपल की मृत्यु नहीं हुई।